हेलो नमस्कार दोस्तों, तो आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। तो वक्त हो गया है सुबह सुबह की बड़ी खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की देश दुनिया की आप सारी खबरों से रह सके अपडेट। तो खबरों को शुरू करने से पहले पेश है आपके लिए आज का सवाल। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? आप इस सवाल का जवाब कमेंट में लिख दीजिए। तो चलिए जानते हैं आज सुबह सुबह की बड़ी खबरें। पश्चिम बंगाल और दिल्ली में भी राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी सेवा हुई शुरू। 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू हो चुकी है अब ये स्कीम। जी हां, केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने कहा कि पश्चिम बंगाल और दिल्ली में भी राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी सेवा चालू हो गई है। इसी के साथ ही अब कुल 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश वन नेशन वन राशन कार्ड कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं, जिसके दायरे में अब 75 करोड़ लाभार्थी आ रहे हैं। मंत्रालय के अनुसार जुलाई में दिल्ली में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना चालू होने के साथ ही 33 राज्यों में 69 करोड़ लाभार्थी योजना के दायरे में आ गए, जबकि अगस्त में पश्चिम बंगाल में ये सेवा शुरू होने के साथ ही 34 राज्यों के 74.9 करोड़ लाभार्थी इसका हिस्सा बन गए हैं। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि शेष 2 राज्यों असम और छत्तीसगढ़ को अगले कुछ महीनों में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से जोड़ने का लक्ष्य है। अयोध्या, लखनऊ और नोएडा में आम आदमी पार्टी निकालेगी तिरंगा यात्रा। राम मंदिर में भी रुकने की है योजना। जी हां, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष को मनाने के लिए अयोध्या, लखनऊ और नोएडा में तिरंगा यात्रा निकालेगी। पार्टी के सूत्रों ने बताया कि अयोध्या में यात्रा राम मंदिर में कुछ देर रुकेगी। यात्रा मध्य सितंबर में निकाली जानी है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने कहा कि आम आदमी पार्टी रविवार को आगरा में और 1 सितंबर को नोएडा में तिरंगा यात्रा निकालेगी। इन यात्राओं में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी शामिल होंगे। पार्टी नेताओं ने कहा कि देश आज़ादी का 75वां वर्ष मना रहा है और इस यात्रा का उद्देश्य लोगों को जातिवाद और भ्रष्टाचार की राजनीति के खिलाफ एकजुट करना है। रेलवे यात्रियों के लिए अच्छी खबर, अब आपके कंफर्म टिकट पर कोई दूसरा यात्री भी कर सकता है सफर। जी हां, आपको बता दें कि भारतीय रेलवे ने रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी दी है। दरअसल अब आप अपना कंफर्म टिकट किसी दूसरे यात्री को ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके लिए रेलवे ने कुछ नियमों में बदलाव किया है। इस नियम में बदलाव से पहले तक अगर आपके कंफर्म टिकट पर कोई दूसरा व्यक्ति रेल यात्रा करता हुआ पाया जाता था तो इसे दंडनीय अपराध माना जाता था। आसान शब्दों में अगर समझे तो अगर टिकट बुक कराने के बाद अगर आप किसी वजह से यात्रा नहीं कर पाते थे तो आपको कंफर्म टिकट कैंसिल कराना पड़ता था। रेलवे यात्रियों को टिकट कैंसिल कराने पर कई बार आर्थिक नुकसान भी होता था। रेलवे ने इसी नियम में बदलाव किया है। इंडियन रेलवे ने आरक्षित टिकट पर यात्रियों को एक खास सुविधा मुहैया कराई है। इसके तहत जो लोग कंफर्म टिकट पर यात्रा नहीं करना चाहते हैं वे अपने परिवार में किसी के नाम पर टिकट ट्रांसफर कर सकते हैं। टिकट ट्रांसफर कराने के लिए आपको एक एप्लीकेशन स्टेशन मास्टर को देनी होगी। आपको बता दें कि इस प्रक्रिया को पूरा करने के बाद ही आप अपने परिवार में किसी को अपना कंफर्म टिकट ट्रांसफर कर सकते हैं। तालिबान की सरकार में शामिल हो सकते हैं पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी, वापस लौट रहे हैं अफगानिस्तान। जी हां, आपको बता दें कि अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा होने के बाद देश छोड़कर भागने वाले पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी एक बार फिर वापस लौट सकते हैं। सूत्रों के हवाले से ऐसी जानकारी सामने आई है कि वह तालिबान की नई सरकार में शामिल हो सकते हैं। तालिबान ने 15 अगस्त वाले दिन काबुल में प्रवेश कर देश पर नियंत्रण हासिल कर लिया था, जिसके बाद अफगानिस्तान की सरकार गिर गई और वरिष्ठ अधिकारी शांति से सत्ता हस्तांतरण करने के लिए राजी हो गए। इसी दिन खबर आई कि अशरफ गनी ने देश छोड़ दिया। वह निजी विमान से पहले तजाकिस्तान गए, जहां पर उनके विमान को उतरने की अनुमति नहीं मिली। फिर वह ओमान गए और आखिर में संयुक्त अरब अमीरात पहुंचे। यूएई ने मानवीय तौर पर उन्हें और उनके परिवार को रहने की अनुमति दी। गनी के देश छोड़ने से बहुत से नेता और आम जनता नाराज हो गए। इनका कहना है कि मुश्किल वक्त में देश का साथ देने के बजाय यहां से वे भाग गए, लेकिन अशरफ गनी ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट करके इसकी सफाई भी दी थी। जापान में कोरोना का कहर जारी। सरकार ने अक्टूबर-नवंबर तक पूर्ण टीकाकरण का लक्ष्य रखा। अगले साल तक आएगी बूस्टर डोज।
जी हां, आपको बता दें कि जापान ने अक्टूबर या नवंबर में अपनी आबादी के पूर्ण टीकाकरण का लक्ष्य रखा है और टीकाकरण कार्यक्रम के प्रभारी मंत्री तारो कोनो ने कोरोना वायरस के लिए समय से बूस्टर डोज उपलब्ध कराने का वादा भी किया। उन्होंने कहा कि जुलाई तक दूसरी डोज ले चुके चिकित्सा कर्मियों और बुजुर्गों के लिए फाइजर और मॉडर्ना की बूस्टर वैक्सीन अगले साल की शुरुआत में आ जाएगी। कोनो ने राष्ट्रीय स्तर पर प्रसारित फ्यूजी टीवी के एक कार्यक्रम में कहा कि जापान ने 80% टीकाकरण स्तर का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि टीकाकरण के साक्ष्य के लिए डिजिटल प्रणाली इस साल के अंत तक उपलब्ध करा दी जाएगी। टीकाकरण के मामले में जापान विकसित देशों में पिछड़ा हुआ है। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने लॉन्च किया फिट इंडिया ऐप। अपनी फिटनेस एक्टिविटी को कर सकते हैं ट्रैक। जी हां, केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर फिट इंडिया ऐप लॉन्च किया। लॉन्चिंग कार्यक्रम में अनुराग ठाकुर ने कहा कि यह मोबाइल ऐप फिटनेस पर निगरानी रखने में मदद करेगा। उन्होंने कहा कि इस ऐप को फिट इंडिया अभियान के तहत लॉन्च किया जा रहा है। उन्होंने लोगों से इस ऐप को डाउनलोड करने और फिटनेस के लिए हर रोज आधा घंटा समय देने का अनुरोध किया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि फिट इंडिया अभियान की शुरुआत 2 साल पहले की गई थी, जिसके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच थी। फिटनेस की खुराक हर दिन आधा घंटा सभी के लिए जरूरी है। 24 घंटों में हमें आधा घंटा फिटनेस के लिए जरूर निकालना चाहिए। यह आधा घंटा हमें दवाओं के खर्च से बचाने वाला है। मन की बात पे बोले पीएम मोदी, कहा स्वच्छ भारत अभियान के संकल्प को कभी भी मंद नहीं पड़ने देना है। जी हां, आपको बता दें कि महीने के आखिरी रविवार को प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए देशवासियों को संबोधित किया। पीएम मोदी ने सबसे पहले हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर उन्हें याद किया। मोदी ने कहा कि आप कल्पना कर सकते हैं कि मेजर ध्यानचंद जी के दिल पर, उनकी आत्मा पर जो जहां होंगे वहां कितनी प्रसन्नता होगी। आज का युवा मन बने बनाए रास्ते पर चलना नहीं चाहता है, वो नए रास्ते बनाना चाहता है। मंजिल भी नई, लक्ष्य भी नए, राह भी नई और चाह भी नई। अरे एक बार मन में ठान लेता है न युवा तो जी जान से जुट जाता है, दिन रात मेहनत कर रहा है। उन्होंने कहा कि आज जब हमारा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है तो हमें ये याद रखना है कि स्वच्छ भारत अभियान के संकल्प को हमें कभी भी मंद पड़ने नहीं देना है। हमारे देश में जितने ज़्यादा शहर वाटर प्लस सिटी होंगे उतना ही स्वच्छता भी बढ़ेगी, हमारी नदियाँ भी साफ होंगी और पानी बचाने की एक मानवीय जिम्मेवारी निभाने के संस्कार भी होंगे। अफगान क्राइसिस को लेकर राष्ट्रपति जो बाइडेन बोले, काबुल एयरपोर्ट पर अगले 24 से 36 घंटों में हो सकता है एक और आतंकी हमला। जी हां, आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने काबुल एयरपोर्ट पर एक और आतंकी हमले की आशंका जताई है। बाइडेन ने कहा कि वहां के हालात अब भी बेहद खतरनाक बने हुए हैं और अगले 24 से 36 घंटों में काबुल एयरपोर्ट को आतंकी एक बार फिर से निशाना बना सकते हैं। काबुल में बम ब्लास्ट करने वाले आतंकी संगठन ISIS पर अमेरिका की बड़ी कार्रवाई के बाद बाइडेन का ये बयान सामने आया है। आपको बता दें कि अमेरिका ने ड्रोन से अफगानिस्तान में ISIS के कई ठिकानों पर हमले किए थे। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस से अपने बयान जारी करते हुए कहा कि अफगानिस्तान, खास करके कि काबुल में जमीन पर हालात बेहद ही खतरनाक बने हुए हैं। काबुल एयरपोर्ट पर एक और आतंकी हमले की संभावना बनी हुई है। हमारी सेना के कमांडरों ने बताया है कि अगले 24 से 36 घंटों में यहाँ एक और आतंकी हमला हो सकता है। अयोध्या में राष्ट्रपति कोविंद बोले, राम के बिना अयोध्या है ही नहीं, अयोध्या तो वही है जहां राम है। जी हां, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपनी यूपी यात्रा के चौथे दिन में अयोध्या पहुंचे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अयोध्या में राम कथा पार्क का उद्घाटन किया। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि राम के बिना अयोध्या है ही नहीं, अयोध्या तो वही है जहां भगवान राम है। इस नगरी में प्रभु राम हमेशा के लिए विराजमान है, इसलिए यह स्थान सही अर्थों में अयोध्या है। अयोध्या का शाब्दिक अर्थ होता है जिसके साथ युद्ध करना असंभव हो। राम कथा पार्क के उद्घाटन के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि आप सबके बीच अयोध्या में इस राम कथा पार्क में आकर मुझे काफी प्रसन्नता हो रही है। हम सब राम कथा के महत्व के बारे में जानते हैं। यह कहा जा सकता है कि भारतीय जीवन मूल्यों के आदर्श और उपदेश रामायण में समाहित हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने रामायण कॉन्क्लेव का आयोजन कर कला एवं संस्कृति के माध्यम से रामायण को जन जन तक पहुंचाने का जो अभियान शुरू किया है, उसके लिए मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी टीम की सराहना करता हूं।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, अफगानिस्तान में बदलते समीकरण एक चुनौती, हम रणनीति में बदलाव ला रहे हैं। जी हां, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अफगानिस्तान में बदलते समीकरण को वे एक चुनौती मानते हैं। उन्होंने कहा कि हम अपनी रणनीति में भी बदलाव ला रहे हैं। क्वाड का गठन, जो कि भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया को मिलाकर बना है, इसी रणनीति के अंतर्गत ही इसका गठन किया गया है। तमिलनाडु के ऊटी के पास वेलिंगटन में डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज के अधिकारियों को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बातें कही हैं। भारत की क्षमता होने के बाद भी भारत ने किसी भी पड़ोसी देश पर आक्रमण नहीं किया है और न ही किसी पड़ोसी देश की 1 इंच जमीन पर कब्जा किया है। ऐसा भारत का इतिहास रहा है। हम लोगों ने पूरी दुनिया को अपना परिवार माना है। रक्षा मंत्री ने आगे कहा कि भारत चीन सीमा गतिरोध के दौरान जब चीनी सेना आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी, मैंने लगभग 11 बजे सेना प्रमुख से बात की। स्थिति बहुत गंभीर थी। उस स्थिति में भी हमारी सेना ने जिस तरह से समझदारी भरा व्यवहार किया, वह काबिले तारीफ है। अमेरिका ने काबुल एयरपोर्ट के 3 फाटकों का नियंत्रण तालिबान को सौंपा। अब सिर्फ एक छोटे से हिस्से पर ही है उसका कब्जा। जी हां, अमेरिका और गठबंधन बलों ने काबुल एयरपोर्ट के 3 फाटकों का नियंत्रण तालिबान को सौंप दिया है। एक अधिकारी ने स्थानीय मीडिया को इसकी जानकारी दी। समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार अधिकारी इन्हामुल्लाह समानगनी ने टोलो न्यूज से कहा कि अमेरिकी सैनिकों का एयरपोर्ट के एक छोटे से हिस्से पर नियंत्रण है, जिसमें एक ऐसा क्षेत्र भी शामिल है जहां हवाई अड्डे का रडार सिस्टम स्थित है। तालिबान ने करीब 2 हफ्ते पहले हवाई अड्डे के मुख्य द्वार पर विशेष बलों की एक यूनिट तैनात की थी। उन्होंने कहा कि हम एयरपोर्ट की सुरक्षा और तकनीकी जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार हैं। अमेरिका ने तालिबान को एयरपोर्ट के फाटक का नियंत्रण ऐसे समय में सौंपा है जब कुछ दिन पहले 26 अगस्त को आईएस के आतंकवादियों ने सुविधा के पूर्वी द्वार आत्मघाती हमला किया था, जिसमें 170 अफगान और 13 अमेरिकी सैनिक मारे गए थे। अब हम अगले 24 घंटों के दौरान देश भर के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान केरल, तटीय कर्नाटक और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार के कुछ हिस्सों, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, लक्षद्वीप और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। गंगीय पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा, गुजरात क्षेत्र, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हरियाणा और दिल्ली के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। लद्दाख, शेष पूर्वोत्तर भारत और सौराष्ट्र और कच्छ में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। आज का सुविचार, मशहूर साहित्यकार ऑस्कर वाइल्ड ने कहा था, अपने दुश्मनों को माफ कर देना चाहिए, इससे ज्यादा उन्हें कोई और चीज नहीं चुभती। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।